कौमी असम्बली का जो मेंबर होता है वो पूरे पाकिस्तान की बात करता है, वो पॉलिसीज पे बात करता है, वो हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करता है, हुकूमत की गलत पॉलिसियों पे तनकीद करता है, सेहतमंदाना तनकीद करता है, बजाय इसके कि जलसों में आके लोगों को ठगा जाए, नारे लगाए जाए और बातें की जाएं। बेहतर यह है कि असम्बली फोरम पे अपनी बात की जाए जो कि तामीरी बात हो, जिससे कोई फ़ायदा हो। तो NA-15 जो हल्का है, इस पे मियां नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार की बदौलत उनके जो आगे रिश्तेदार ऑपरेटर्स हैं, 2 दफ़ा उन्हें कौमी असम्बली में नुमाइंदगी का मौका मिला, और उससे पहले पंजाब से भी इनका जो दामाद है उसे मियां नवाज शरीफ साहब की बदौलत वहाँ से भी उन्हें मौका मिला, और वज़ीर आज़म भी कोई 3 दफ़ा मियां साहब रहे, और उस वक्त भी लोगों ने उन पे एतमाद किया था। तनावल के, उगी के, मानसरा के लोगों ने उनको वोट दिए, उन्हीं की वजह से उनके रिश्तेदार जो हैं, यहाँ फर्ज बनता था 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे हैं, तो उस वक्त भी कोई नुमाया कारनामे सर अंजाम देते जिला मानसरा के लिए, इलाके के लिए। तो आपने देखा सब कुछ उसके बरक्स होता रहा। मियां नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन में अरबों रुपए जो है वो निकाले गए तरक्याती कामों के लिए, ताकि वो इलेक्शन जीत सके। इस तरह से तमाम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। पंजाब के कमांडोज जो हैं यहाँ पे ड्यूटियां कर रहे थे, यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन लोग इमरान खान से मोहब्बत करते थे, उनका स्टैंड उन्हें पसंद था, और अल्लाह के फजलो करम से हमारी भी इस एरिया में खिदमात थी, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम जलसे भी खुले नहीं कर सकते थे, हमारे निशानात भी नहीं थे, हमें रोका टोका भी जा रहा था, तो लोगों ने फिर भी हमारे निशानात ढूंढ के हमें वोट दिए और इमरान खान को कामयाबी दिलवाई। इसी तरह आप हज़ारा भर में देखें कि नवाज लीग जो है हरीपुर से लेकर और चिलास तक इलेक्शन स्वीप करती थी, सारी सीटें ले जाती थी, लेकिन इस दफ़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरीपुर से लेकर चिलास तक वो कोई सीट नहीं निकाल सके। अगर सरदार यूसुफ साहब या उनका साहबजादा इलेक्शन जीता है तो वो अपने एक नारे पे जीता है, जो उनका पुराना नारा है। शहजाद साहब, इस वक्त बल्कि शुरू दिन से ही आप असेंबली में जो है मानसेरा में जो बहुत सारे मसाइल थे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे ऐसे मसाइल थे। हज़ारा की बात करूं तो प्रोटेक्टर ऑफिस की आपने बात की, वापटा पे बात की, बाकी दीगर मसाइल जो थे, फिर स्पेशली आपने टैक्स पर बात की, आपने NA-15 के जितने तरक्याती कामों के नाम पर पैसा निकला था, करप्शन हुई थी, उस पर भी आपने बात की। बाकी चीज़ें भी है, सोशल मीडिया पर आजकल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वायरल है। तो सर बताइएगा कि इन दिनों आप असेंबली में कौन सी ऐसी एक बड़ी करारदाद जो है वो ला रहे हैं और उस पर बहस भी करेंगे? देखिए जी, मैं एक हल्के से मुंतखब हुआ मेंबर हूँ, दूसरा कौमी असम्बली का जो मेंबर होता है वो पूरे पाकिस्तान की बात करता है, वो पॉलिसीज पे बात करता है, वो हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करता है, हुकूमत की गलत पॉलिसियों पे तनकीद करता है, सेहतमंदाना तनकीद करता है। तो मैं समझता हूँ कि असम्बली का फोरम एक बड़ा इम्पोर्टेंट फोरम है, बजाय इसके कि जलसों में आके लोगों को ठगा जाए, नारे लगाए जाए और बातें की जाएं। बेहतर यह है कि असम्बली फोरम पे अपनी बात की जाए जो कि तामीरी बात हो, जिससे कोई फ़ायदा हो। तो जहाँ तक मेरे हल्के का, इलाके का, ज़िले का ताल्लुक है, तो मैं इस पे भी बात करता हूँ। अब मैं समझता हूँ NA-15 जो हल्का है, इस पे मियां नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार की बदौलत उनके जो आगे रिश्तेदार ऑपरेटर्स हैं, 2 दफ़ा उन्हें कौमी असम्बली में नुमाइंदगी का मौका मिला, और उससे पहले पंजाब से भी इनका जो दामाद है उसे मियां नवाज शरीफ साहब की बदौलत वहाँ से भी उन्हें मौका मिला, और वज़ीर आज़म भी कोई 3 दफ़ा मियां साहब रहे, और उस वक्त भी लोगों ने उन पे एतमाद किया था। तनावल के, उगी के, मानसरा के लोगों ने उनको वोट दिए,
उन्हीं की वजह से उनके रिश्तेदार जो हैं यहाँ पे कामयाब हुए। तो ये फर्ज बनता था, 3 दफा वो वजीर आजम रहे हैं, तो उस वक्त भी कोई नुमाया कारनामे सर अंजाम देते जिला मानसरा के लिए, इलाके के लिए। तो आपने देखा सब कुछ उसके बरक्स होता रहा। और अब जो मैंने चीजें टेकअप की हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन में अरबों रुपए जो है वो निकाले गए तरक्याती कामों के लिए, ताकि वो इलेक्शन जीत सके। इस तरह से तमाम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई, पूरी मशीन उनके लिए दिन रात। बल्कि इस तरह से भी था कि पंजाब के कमांडोज जो हैं यहाँ पे ड्यूटियां कर रहे थे, यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन लोग इमरान खान से मोहब्बत करते थे, उनका स्टैंड उन्हें पसंद था, और अल्लाह के फजलो करम से हमारी भी इस एरिया में खिदमात थी। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम जलसे भी खुले नहीं कर सकते थे, हमारे निशानात भी नहीं थे, हमें रोका टोका भी जा रहा था। तो लोगों ने फिर भी हमारे निशानात ढूंढ के हमें वोट दिए और इमरान खान को कामयाबी दिलवाई। इसी तरह आप हजारा भर में देखें कि नवाज लीग जो है हरीपुर से लेकर और चिलास तक इलेक्शन स्वीप करती थी, सारी सीटें ले जाती थी। लेकिन इस दफा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरीपुर से लेकर चिलास तक वो कोई सीट नहीं निकाल सके। अगर सरदार यूसुफ साहब या उनका साहबजादा इलेक्शन जीता है तो वो अपने एक नारे पे जीता है, जो उनका पुराना नारा है, और उसमें तकसीम होती है, 2-4 एक तरफ से खड़े होते हैं, वो अकेले होते हैं, वो जीत जाते हैं। तो वो कोई मुस्लिम लीग नवाज का क्रेडिट नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज जो है हजारा भर में बुरी तरह से नाकाम हुई है। उन्हें ये वजूहात तलाश करनी चाहिए कि वो क्यों नाकाम हुए, वो किस शख्स की वजह से ये इनकी पार्टी तबाह हुई है। और दूसरी बात मैं ये भी करूँगा कि अब भी मैं समझता हूँ, मैं तो किसी के खिलाफ कोई बेहुदा बात या जुबान दराजी नहीं करता और न करना चाहता हूँ, लेकिन अब भी वही ऑपरेटर जो हैं वो लगे हुए हैं। और अगर मैं कोई तनकीद करूंगा तो मेरा मुकाबला तो नवाज शरीफ साहब से था, तो फिर मैं उन पे तनकीद करूंगा, जो कि मैं समझता हूँ कि मैं एक सियासी तनकीद तो कर सकता हूँ, मैं अपनी महरूमियों का तस्करा कर सकता हूँ, जो उन्होंने काम नहीं किए वो बात मैं कर सकता हूँ। मैं जातियात पे नहीं आता, किसी की किरदार कुशी नहीं करता। मैंने इलेक्शन के दौरान भी मैं ऐसी कोई मैंने बात नहीं की जिससे कोई किसी की सुबकी हो या कोई गलत बात मैं करूं। तो मैं देख रहा हूं कि आए रोज उनके जो ऑपरेटर है वो, उसकी ये पूरी कोशिश है कि हम भी उसी तरह की बातें करें, लेकिन वो बातें हमें जेब नहीं देती। और मैं समझता हूँ कि ये उनके जो ऑपरेटर्स हैं वो इस काबिल नहीं है जिनका जवाब दिया जाए, और मैं कभी भी ऐसे सोच भी नहीं सकता। तो बहरहाल अब जो आपने कहा कि जो बातें सामने लाई गई हैं, अब अरबों रुपए इन्होंने निकलवाए हुए हैं, और ये हमेशा से इनका वतीरा रहा है कि कुछ मशीनरी इन्होंने रखी हुई है, वो भिजवा देते हैं, टेंडर्स के स्वाब ही ये सड़कें बनवा देते हैं, वो लकीरें खींच देते हैं, कटिंग शो कर देते हैं, बड़े बिल्स बनाते हैं, और उसके बाद जब टेंडर्स होते हैं ये अपने उन्हीं ठेकेदारों को दिलवा कर वो पैसे निकाल लेते हैं और आधे आधे बांट लेते हैं, जिसमें महकमा भी मुलव्वस होता है। और महकमा डर की वजह से मुलव्वस होता है क्योंकि इनके पास हुकूमत होती है, और ये लोग जो है उससे बड़ा फायदा उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ, एक तो इंशाल्लाह मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि जहां जहां पे भी वो पैसे लगाए जा रहे हैं वो सरकार के पैसे हैं, वो किसी की जाती मलकियत नहीं है, या अपनी जेब से कोई भी नहीं दे रहा। अपने गांव में देहातों में जहां जहां भी ये काम हो रहे हैं, अपनी कमेटीज बनाए और इस बात को यकीनी बनाए कि जो पैसा जिस मंसूबे के लिए आए वो उस मंसूबे पे खर्च हो, और ये ठेकेदार अगर कोई गलत काम करे वो मेरे नोटिस में भी लाए और वो महकमे के नोटिस में भी लाए। ये मौके होते हैं
कि कोई स्कीम रखी जाती है, उस स्कीम को जाया नहीं जाना चाहिए। ये किसी की जाती जागीर या मलकियत नहीं है, ये हुकूमत के पैसे। फिर मैंने जब ये देख रहा हूं मैं, और आप लोग भी अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक रवायत चल पड़ी है कि कोई किसी मनसब पे फायज होता है तो वो उसके सरकारी गाड़ियां आ जाती हैं, उनके अजीजों कारब को भी सरकारी गाड़ियां पूल से मिल जाती हैं, उनके आगे लॉयकीन के दोस्तों को भी मिल जाती हैं। पंजाब से गाड़ियां आके हजारे में फिर रही होती हैं चूंकि यहाँ पे रिश्तेदारी हैं। इसी तरह और जगहों पे भी ऐसे ही होता है। और फिर हम गुर्बत का वो नारा पीटते हैं, गरीब का इस्तेसाल हो रहा है, गरीब को रोटी नहीं मिल रही, गरीब को। मैं तो कहता हूं अगर ये इन चीजों ही पे कंट्रोल कर ले, इस प्रोटोकॉल पे कंट्रोल कर ले, हुकूमत के अखराजात कम कर दे, महकमों की ओवरसाइजिंग जो है उसे कम कर दे, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से ठीक चल सकता है। क्योंकि जो दस्तयाब वसाइल हैं उनका इस्तेमाल ही ठीक नहीं होता, तो नयों का हम तकाजा करते हैं कि नई चीज आए, लेकिन जो चीज कायम शुदा है वो बर्बाद हो रही होती है, उसकी किसी को परवाह नहीं है। और फिर बेजा किस्म की मुदाखलत महकमों में, इन चीजों में, वो भी महकमों की कारकर्दगी को मुतासर करती है। और मैं यहाँ ये भी कहता चलूं कि मैं ज्यादातर अब तो जो दूंगा, मेरी कोई भी बात होगी वो गवर्नेंस से मुताल्लिक होगी, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नेंस तबाह कर दी गई है। पाकिस्तान में कोई गवर्नेंस नहीं है, गवर्नमेंट्स जो हैं वो कोई मैं समझता हूँ मेयार के मुताबिक काम नहीं कर रही। जितने दफातर हैं, सरकारी दफातर, वो लोगों को गरीब करने की मशीनें बन चुकी हैं, वो लोगों की जेबों से पैसा निकालने के लिए। अब आप देख लें कि अगर कोई बेगर भी है, कोई रेड़ी लगाता है, कोई थड़े पे कोई चीज बेचता है, कोई किसी से मांगता है, वो भी जब जाता है स्टोर पे या दुकान पे तो वो जो चीज खरीदता है उस पर टैक्स देता है, सेल्स टैक्स होते हैं उस चीज पे। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो टैक्स ना दे, तो टैक्स से मुबर्रा हो। इतना पैसा जाता है खजाने में, वो पैसा कहाँ जाता है? वो इनकी याशियों पे लगता है, और फिर ये कर्जे लिए जाते हैं, और उनका बोझ भी उन्हीं लोगों पे आता है जो लोग जिनको रोजगार ही मैसर नहीं है, जो अपनी मेहनत करते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, जो रेडी लगाते हैं, जो हेयर कटिंग करते हैं, जो कोई किसी भी पेशे से वाबस्ता होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन पे सारा ये बोझ आता है। फिर आप बिजली के मसाइल देख लें, गैस के मसाइल देख लें, क्या बना हुआ है इस मुल्क के साथ। और फिर मैं समझता हूँ कि ये भी एक मैं नहीं समझता कि हम हर इशू को बैन अल-अक़वामी इशू बना देते हैं। वही चीज इंडिया कर रहा होता है तो वो जायज है, उस पर कोई बैन अल-अक़वामी दबाव नहीं है। वही चीज अफगानिस्तान कर रहा हो, उस पर बैन अल-अक़वामी दबाव नहीं। वही तजारत अगर मिडल ईस्ट के मुल्क कर रहे हो, उन पे कोई हमारी गैस लाइन पे भी बैन अल-अक़वामी मसला है। ये चीज हम बनाकर लोगों के जहन में डालकर कि ये अमेरिका खफा होता है, ये फलाना मुल्क खफा होता है, ये यूरोप खफा होता है, वो खुद तो ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ, तो इसलिए हम जो है ये नहीं कर सकते। वो उसकी वजूहात ये है कि ये सब कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, अपने पड़ोस से नहीं लेना चाहते, तो उस पे फिर इन्हें किक्स बैक्स मिलती हैं, इन्हें पैसे मिलते हैं, इन्हें कमीशंस मिलते हैं, तो इसलिए इन्होंने ये हीले बहाने बना के ये सब कुछ किया हुआ है। पाकिस्तान को अब ओवरहॉलिंग की जरूरत है। ये निज़ाम अब नहीं चल सकता, इस निज़ाम को दुरुस्त करने की जरूरत है, या इस निज़ाम की रिप्लेसमेंट की जरूरत है। और हमें निज़ाम चाहिए जो हमारी अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक हो। हम कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंग्लैंड से उसका वास्ता है, इस तरह हम कहते हैं इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और मुल्कों में, हर मुल्क में जो डेमोक्रेसी है वो अपने मुल्क की
की इन्वायरमेंट के मुताबिक, हालात के मुताबिक है। ईरान में भी डेमोक्रेसी है, उसमें उसकी तस्वीर कुछ और है। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, वहां भी वो डिफरेंट किस्म की है, उनके अपने मुल्क के हालात के मुताबिक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी है। अब अगर यहाँ पे हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो सकती, लोगों को पिक एंड चूज किया जाता है, तो मेहरबानी करके अगर ये निज़ाम सूटेबल नहीं है तो इसकी जगह कोई और रिप्लेसमेंट आए। यहाँ भी चल सकती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेकिन वहाँ पे हम इतने सियासी तौर पे कमज़ोर हैं कि यहाँ पे कोई चलने नहीं देता, और लीडरशिप हमारी डिवाइडेड है, किसी एक बात पे मुतफिक नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। इसलिए जब भी कोई आके बैठता है इक़्तिदार पे, दूसरा कहते हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे इलेक्शन ही मुतनाज़े होते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब तो हमें उन जो गुजरे इलेक्शन है उन पे भी शक हो रहा है। हमें तो फॉर्म 45-47 का पता ही नहीं था, तो हमारे घर में बैठे होते थे, रिजल्ट अनाउंस हो जाते थे, जो भी नतीजा आता था हम उसे मान लेते थे। लेकिन अब हमें पता लगा कि इलेक्शन लड़ने से ज्यादा जरूरी है आपकी प्रेजेंस कंट्रोल रूम में और इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि रिजल्ट्स वो बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, और इन दफातर को, जो कि लोगों को गरीब करने की मशीनें हैं, इन्हें लोगों के हक में इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों की असिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हुकूमत की रेट होनी चाहिए, हुकूमत का डर होना चाहिए, और कोई खुदा करे ऐसा कोई शक्ल इसकी बने, कोई दयानतदार ऐसा अदारा हो कि जो चेक कर सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्रेड 17 में कोई भर्ती होता है, कोई 16 में होता है, कोई 15 में होता है। अगर ये शुरू ही से इतने अमीर थे कि इनके स्विट्जरलैंड में भी घर हों, इनके इस्लामाबाद में भी घर हों, इनके पेशावर में भी घर हों, इनके कराची में भी घर हों, इनकी जायदादें हों, इनकी बैरून मुल्क जायदादें हों, अपने मुल्क में हों, तो ये कहाँ से आई हैं? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पकड़े जा सकते हैं। क्योंकि जो तनख्वाहें हम लेते हैं या हमारी स्टेट देती है, उनमें तो अपनी फैमिली को ही संभालना जो है वो मुश्किल होता है। तो ये सब कुछ कहाँ से आता है? तो मैं समझता हूँ कि हमें अब इन बातों पे गौर करना चाहिए, और ये उन्हें भी समझना चाहिए जो इस मुल्क को चला रहे हैं कि एक हद होती है एक चीज़ की। अब हाल ही में आपने देखा आज़ाद कश्मीर में लोग, जब सर से पानी ऊपर चला गया, लोग निकल आए। तो ऐसे ही की ना हो पाकिस्तान में कि सर से पानी तो ऊपर जाता जा रहा है और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये आंखें खोलें, देखें, और कोई इसका बंदोबस्त करें कि हमारा अमन व अमान ठीक रहे, हमारा मुल्क ठीक चले, हमारी रवादारी का सिस्टम हो, हर एक की इज़्ज़त नफ्स का एहतराम किया जाए। कदम कदम पे गरीब आदमी की, आम आदमी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जाती है। ये एक इखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी हम जो है गिरते जा रहे हैं, और माली तौर पे भी गिरते जा रहे हैं। तो ये मेरी अपील है सबसे कि इस पे गौर करें।